नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है इनोवेटिव स्टडी @माँ पाठशाला ग्रुप पर, जिस पर सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने हैं एसएसटी के। तो चलिए, और आपको हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हम सबकी दुआ है। प्रभु से, खुदा से हमारी यही दुआ है कि आप अपने लक्ष्य को इस साल में ज़रूर प्राप्त करें। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कितनी अच्छी लाइन यहाँ पे हैं। जोश और जुनून, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। दोस्तों, आप परिश्रम करिए और ज़रूर अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप जितना परिश्रम करोगे उतना ही आपको उतनी ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जितनी मेहनत शिद्दत से कर रहे हो, जितनी शिद्दत से अपनी मेहनत को जारी रखे हुए हो, ज़रूर आपको एक ना एक दिन ज़रूर अच्छी सफलता मिलेगी। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ, इसी साधना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक अच्छी सोच के साथ, और देखते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? अलग अलग समय पर हुई घटनाओं के बारे में बतलाने के लिए, अतीत की तुलना वर्तमान से करने के लिए, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? जब अलग अलग समय पर जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अतीत यानी बीता हुआ जो कल है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा? जेम्स रेनरेल को, रॉबर्ट क्लाइव को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन्होंने सौंपा जेम्स रेनले को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, पुराने विज्ञापनों से हमें क्या समझने में मदद मिलती है? क्या मदद मिलती है दोस्तों? नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार हुए? नई रुचियाँ किस तरह चलन में आई? दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है दोनों, क्योंकि हमें इनसे पता चल जाता है कि जो बाजार थे वो किस तरीके से धीरे धीरे तैयार हुए और क्या क्या लोगों की रुचियाँ थी, उनके बारे में हमें जानने को इससे मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को किस पदवी से नवाजा गया? किस पदवी से नवाजा गया दोस्तों? ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी से, ड्यूक ऑफ नाइटहुड की पदवी से, दोनों से, या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसको नवाजा गया ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जेम्स मिल के अनुसार अंग्रेजों की मदद के बिना कौन प्रगति नहीं कर सकता था? कौन नहीं कर सकता था? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसकी सोच थी कि हिंदुस्तान बिना अंग्रेजों की मदद के प्रगति नहीं कर सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? तो दोस्तों, इन्होंने बांटा 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो कौन कौन से भाग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में ये गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास, किसकी पुस्तक है?
पहला है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजतिलक दार्शनिक जेम्स मिल की, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की, दर्शन शास्त्री हेक्टर बोस की, इनमें से कोई नहीं। किसकी है दोस्तों ये है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजतिलक दार्शनिक जेम्स मिल की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश किसने लिखी, इंडिया किसने थी, तो याद रखना ये जेम्स मिल की पुस्तक थी। ये क्या क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजतिलक यानी राजनेता भी थे और दार्शनिक भी थे ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड फ्रैंकफर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन थे, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, युक्ति और समानता, तर्क, लोकतंत्र, युक्ति और समानता के विकास को किस युग की देन माना जाता है, आधुनिक काल की, प्राचीन काल की, मध्यकाल की, इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आधुनिक काल की ये देन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों ये बताइए इनमें से, तो इनमें से होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो 3 भागों में इन्होंने बांटा था। अब ये मैं बता देता हूँ इन्होंने कौन कौन से 3 भाग थे जिसमें बांटा गया था। ये थे आपके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 भाग थे इनके, इसमें इन्होंने बांटा था। और इसी के बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया है कि भारतीय इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा, वो भी 3 भागों में ही बांटा था। लेकिन वो 3 भाग कौन कौन से थे इन्होंने इनमें बांटा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। वो किस कौन कौन से 3 भाग थे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक ये किस इतिहासकार ने कहा था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, किसने कहा था ये दोस्तों कि सारे जितने एशियाई समाज हैं वो यूरोप से पीछे हैं, कौन था वो, जेम्स मिल ने, हेरोडोटस ने, आर्थर ने, इनमें से कोई नहीं, ये आर्थर है दोस्तों। किसने कहा था, तो ये कहा था आपके जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने कहा था कि सारे एशियाई समाज जो हैं वो सभ्यता के मामले में यूरोप की सभ्यता से पीछे हैं। ठीक है, ये विचार थे इनके। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में किस काल की समानता मिलती है, प्राचीन काल की, आधुनिक काल की, दोनों की, दोनों में से कोई नहीं। किसकी मिलती है दोस्तों, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, किसकी मिलती है, प्राचीन काल की, आधुनिक काल की, दोनों की, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें मिलती है प्राचीन काल की। ठीक है, और साफ साफ लिखा भी हुआ है कि प्राचीन काल का नहीं, उसमें उसमें दिया हुआ है कि आधुनिक काल की यहाँ पे समानता देखने को आपको नहीं मिलेगी। जब आधुनिक काल की नहीं मिलेगी तो किसकी मिलेगी यहाँ पे, प्राचीन काल की। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। औपनिवेशीकरण कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को, राजनीतिक परिवर्तन को, सांस्कृतिक परिवर्तन को, उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों औपनिवेशीकरण सब ये सभी को कहा जाता है, क्योंकि ये देखो मैं आपको सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जहाँ भी मान लो हम जा कर के बसना शुरू करते हैं, कोई भी जगह है वहाँ पे एक मतलब कोई भी जैसे लोग रहना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है, राजनीतिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि लोगों के आचार विचार एक दूसरे से आदान प्रदान होगा, और तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती जाएंगी। तो ये सारे जितने भी परिवर्तन हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अंग्रेज अपने दस्तावेजों को कैसे रखते थे, अभिलेख कक्षों में संभाल कर, शिलालेखों में संभाल कर, लिख कर, इनमें से कोई नहीं। तो ये रखते थे आपके अभिलेख कक्षों में संभाल कर, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए। खुश नवीसी या सुलेख नवीसी कौन लोग होते थे, कौन लोग होते थे दोस्तों, भवन निर्माण करने वाले लोग,
चित्रकारी करने वाले लोग, नगरों में रहने वाले लोग, बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखने वाले लोग। तो दोस्तों ये होते थे आपके बहुत सुंदर ढंग से लिखने वाले लोग, जो चीज़ों को लिखते थे। ठीक है, इन्हें कहते थे या तो खुशनवीसी कहते थे या सुलेख नवीसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? 1946 में, 1920 में, 1918 में, 1924 में। तो ये हुई थी आपके 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। किसी देश का शासन सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जरूरी होता है, क्या होता है जरूरी? शासन को जानना जरूरी होता है, उसका सर्वेक्षण जरूरी होता है, दोनों होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, दोनों जरूरी होता है। शासन को जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ पे किस तरीके की प्रथा जा रही है, क्या क्या लोग करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें उसका जानना जरूरी है। और उसका एक पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों के लोगों की ज्ञात की जाती थी। क्या ज्ञात की जाती थी दोस्तों? क्या ज्ञात की जाती थी? लोगों की संख्या, जाति, इलाके और व्यवसाय की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तीनों आएगा। लोगों की संख्या भी ज्ञात की जाती, जाति भी, और इलाके में जो व्यवसाय था उसकी जानकारी भी होना जरूरी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण कौन कौन से थे? कौन कौन से थे दोस्तों? वानस्पतिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक ये सर्वेक्षण, मानव सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकारी दस्तावेजों से हमें किन लोगों की सोच पता चलती है? सरकारी लोगों की, शासकों की, आम लोगों की, या पे केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें सोच पता चलती वो चलती है आपके इनकी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सरकारी लोगों की और शासकों की। ठीक है, यहाँ पे आम लोगों की सोच नहीं पता चलती थी इनसे, क्योंकि आम लोगों का लेखा इनमें नहीं होता इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकारी अफसरों की रुचि का पता किनसे चलता था? रिकॉर्डों से, अभिलेखों से, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों से पता चलता था। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।